नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश खबर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और शो की शुरुआत करेंगे बाजार की चाल के साथ, जहां पर हमने देखा कि मुनाफा वसूली का सेशन रहा है। 2 दिनों की तेजी के बाद आज हमने देखा कि बाजार की चाल पर ब्रेक लगा है। पूरा एक्शन बाजार का हमारी सहयोगी मानसी दवे दे रही हैं। जिस तरह से हमने देखा बाजार में कमजोरी के साथ ही दिन भर ट्रेड्स देखने को मिले और बिकवाली का दबाव जरूर दिखा। 2 सेशंस की अच्छी तेजी के बाद हमने देखा कि बाजार में आज बिल्कुल एक रेस्ट मोड में ही कामकाज देखने को मिला। अगर निफ्टी के गेनिंग मोमेंटम वाले स्टॉक्स की बात करें, अदानी पोर्ट, टाटा कंज्यूमर, एनटीपीसी, पावर ग्रिड जैसे स्टॉक्स में अच्छी तेजी के बीच कामकाज हमने देखा। वहीं बिकवाली का दबाव जो था एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड, बजाज फिनसर्व, रिलायंस जैसे स्टॉक्स में टॉप लूजिंग कैंडिडेट से निफ्टी स्पेस में नजर आए। इस बीच मिड कैप के तेजी वाले स्टॉक्स की अगर बात करें तो मिड कैप स्पेस में अदानी पावर, टाटा पावर, पॉलीकैब और डिक्सन टेक्नोलॉजीज जैसे शेयरों में आज अच्छी तेजी के बीच कामकाज देखने को मिला। और बिकवाली का दबाव जो था मिड कैप स्पेस में पर्टिकुलरली फेडरल बैंक, इंडियन होटल्स, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, टाटा एलेक्सी जैसे स्टॉक्स में लाल निशान के साथ ही बिकवाली का दबाव हमने देखा। कुछ गेनिंग सेक्टर्स ऑफकोर्स थे, बाजार में कमजोरी थी, लेकिन सेक्टर्स में अच्छे अपमूव्स नजर आए। एफएमसीजी, आईटी, मेटल, फार्मा, पीएसयू बैंक क्षेत्र में अच्छी तेजी के बीच कामकाज देखने को मिला। वहीं निजी बैंक क्षेत्र, फाइनेंशियल सर्विसेज, रियल्टी स्पेस में हमने कमजोरी देखी। जब फाइनल क्लोजिंग फिगर्स हमारे सामने आए तो बिकवाली के साथ ही हर इंडेक्स, हर पॉकेट में लाल निशान पर हमने ट्रेड्स देखे। और 2 दिन की अच्छी तेजी के बाद बाजार आज बिल्कुल थकान महसूस करते हुए लेवल्स जैसे कि हम देख रहे हैं 17,957 के लेवल्स पर हमने निफ्टी में क्लोजिंग देखी। बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की तरफ से भी बिकवाली ही हावी होते हुए दिखी। चलिए, तो यहाँ पर बाजार की चाल के बाद रुक करेंगे दूसरी बड़ी खबरों की ओर। इन्वेस्को म्यूचुअल फंड के सीईओ ताहिर बादशाह के मुताबिक निवेशकों को इस समय बैंक और फाइनेंशियल में निवेश के मौके तलाशने चाहिए। उन्होंने कहा है कि निवेश के लिए छोटे बैंकों के मुकाबले बड़े बैंकों की स्थिति ज्यादा बेहतर है। Markets have started to treat this whole thing as a little more temporary or transient, at least as far as some of the geopolitical premiums which are there on commodity prices. We've seen some bit of clawback of commodity prices across in the recent past, and that's providing some relief. India has also probably taken some of the fuel price hikes, etc., and maybe there will be some seep-through of inflation as we go into the next some weeks. But I think broadly the market probably wants to still believe that our peak inflation this time around would be relatively lesser compared to what it has been in the past peaks. So we have a starting point on inflation, which is of course we've gone through 3-4 years of very subdued inflation. So in a way, 1 year of maybe stronger inflation is not necessarily going to entirely topple the boat, so to speak. So I think overall, therefore, the market is taking that comfort that even though inflation might be a little stretched for a while, but India will probably end up better. And that's simply because we did not really stimulate our economy as much as probably what some of the developed markets did. मार्सिलस इन्वेस्टमेंट के सौरभ मुखर्जी ने हमसे खास बातचीत में कहा है कि एचडीएफसी के विलय से ग्रोथ का काफी शानदार मौका है। उनके मुताबिक एचडीएफसी में लंबी अवधि में निवेश से अच्छी कंपाउंडिंग ग्रोथ की संभावना है। I think they're growing both sides of the balance sheet at around 25%. So, and Bajaj Finance, by the way, posted similar growth numbers yesterday. So, leaving aside the merger, which we like, which we are very happy about, just the sheer blistering pace of growth in HDFC Bank on both sides of the balance sheet means that we as shareholders will continue compounding regardless of the merger modalities. And this has been the story of HDFC Bank for the last 3 years. They pulled 3% market share away from the rest of the banking system. No other private sector bank has remotely matched them in the last 3 years at the sheer pace of growth of this really well-run bank. So if we focus on the economic recovery and HDFC Bank's growth, that itself is our next 12 months of upside solidly locked in there. आगे बढ़ते हैं। खाने की तेल की बढ़ती कीमतों के बीच सरकार भी एक्शन में आ गई है। तेल के जमाखोरों पर कार्रवाई की जा रही है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली समेत कई जगहों पर छापे मारे जा रहे हैं। ये छापेमारी 30 अप्रैल तक जारी रहेगी। क्या खाने के तेल की जमाखोरी हो रही है, इसके लिए सरकार स्टॉक और पोर्टल पर यहाँ पर जानकारी का मिलान भी करेगी सरकार। और सरकार की रिटेलर्स, होलसेलर्स, बड़े चेन और प्रोसेसर्स पर
नजर है। अगर गड़बड़ी यहां पर पाई गई तो कार्रवाई भी की जाएगी। आपको बता दें कि सरकार ने तेल तिलहन पर 31 दिसंबर तक स्टॉक लिमिट लगा रखी है और स्टॉक लिमिट से ज्यादा स्टॉक रखने पर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा एक खबर यह भी है कि सरकार खाद्य तेल की कीमतों पर राज्य के साथ साथ मिलकर यहां पर एक बैठक भी करेगी। क्या कुछ होगा इस बैठक में, हमारे संवाददाता समीर दीक्षित डिटेल्स दे रहे हैं। जी बिल्कुल, खाद्य तेल की कीमतों पर नियंत्रण रखने के लिए सरकार एक्शन में है। एक तरफ जहां 8 राज्यों में अलग अलग जगह सरकार की टीम जो है 8 जो टीमें निर्धारित की गई हैं वो छापेमारी कर रही हैं ताकि जमाखोरों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा सके, जमाखोरी पर काबू पाया जा सके। और दूसरी तरफ सूत्रों के मुताबिक ये पता चला है कि इसी हफ्ते केंद्र सरकार तमाम राज्यों के साथ में मिलकर के एक अहम बैठक करने जा रही है और इस बैठक का मकसद होगा कि किस तरीके से खाद्य तेल या फिर ऑयल सीड पर नियंत्रण रखा जाए कीमतों को लेकर के, और अगर कुछ और कदम उठाए जाने हैं तो वो क्या कदम हो सकते हैं। सूत्र ये बता रहे हैं कि जिन मसलों पर सबसे ज़्यादा चर्चा होगी वो ये है कि जो स्टॉक लिमिट सरकार ने 31 दिसंबर 2022 तक के लिए बढ़ाई है, ये कितना कारगर साबित होगी जो खाद्य तेल है उसकी कीमतों के लिए, और क्या कुछ अन्य कदम उठाए जाने चाहिए। मसलन कि अभी जो इंपोर्ट हो रहा है देश में, विशेषकर जो हम देख रहे हैं कि पाम ऑयल यूक्रेन से इंपोर्ट हो रहा है, वहाँ जो स्थिति गड़बड़ाई हुई है उसके चलते क्या कुछ और इंपोर्ट के लिए अन्य रास्ते अपनाने चाहिए, इंपोर्ट के लिए और सरकार को बल देना चाहिए। तो इन सब मसलों पर सरकार की एक अहम बैठक इसी हफ्ते राज्यों के साथ होगी और इन दोनों ही एक्शन के जरिए, यानी कि राज्यों के साथ बातचीत के जरिए और अलग अलग जिस तरीके से राज्यों में सरकार जमाखोरों के खिलाफ एक्शन ले रही है, इन तमाम कदमों के जरिए सरकार की कोशिश यही है कि खाद्य तेल की कीमतों पर नियंत्रण रखा जा सके। सीमेंट कंपनियां दाम बढ़ाने की तैयारी में है। लागत बढ़ने से इस महीने सीमेंट के दाम 6% तक बढ़ सकते हैं। डिटेल्स क्या है, इस खबर को लेकर सहयोगी मानसी दवे दे रही हैं। सीमेंट सेक्टर लगातार फोकस में है क्योंकि इनपुट कॉस्ट प्रेशर के चलते हमने लगातार प्राइस हाइक्स भी देखे। अभी आपने प्राइस हाइक 22 मार्च को भी देखा था और अब आगे भी सीमेंट प्रोड्यूसर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं अप्रैल महीने में भी बढ़े प्राइस हाइक्स आते हुए दिखेंगे। सीमेंट प्राइसेस 20 से 50 रुपए प्रति बोरी यानी कि 6% तक की बढ़ोतरी सीमेंट की कीमतों में अप्रैल महीने में देखी जा सकती है। इसी में डीलर्स का ये भी मानना है कि 30 से 40 रुपए प्रति बैग की बढ़ोतरी दक्षिण भारत में ही देखने को मिलेगी। साउथ इंडिया में सबसे ज़्यादा प्राइस इंक्रीज देखने को मिल रहे हैं। इसमें केरला में एक प्राइस इंक्रीज अब तक 90 रुपए प्रति बैग का देखा जा चुका है ऑलरेडी। तो क्लियरली साउथ इंडिया जो है फोकस में है प्राइस हाइक्स को ध्यान में रखते हुए। अब इतनी ज़्यादा प्राइस हाइक्स की ज़रूरत क्यों है, इसे अगर समझेंगे आप, एक तो एलिवेटेड कॉस्ट जो इनपुट कॉस्ट प्रेशर लगातार देखने को मिल रहा है, इसके चलते प्राइस हाइक सेक्टर में देखने को मिले हैं। वहीं ऑल इंडिया एवरेज प्राइस की अगर बात करें 10% से ज़्यादा करनी ही होगी अगर एबिटा एस्टिमेट्स FY23 के मीट करने हैं तो ये एक बड़ी रीज़न है जिसके चलते प्राइस इंक्रीज भी देखने को मिल रहा है और सीमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। अब पीक कंस्ट्रक्शन सीजन भी शुरू हो चुका है क्योंकि 2-3 महीनों में बारिश का सीजन शुरू होगा और उससे ठीक पहले एक 2-3 महीनों का पीक कंस्ट्रक्शन सीजन आता है, तब डिमांड लगातार बढ़ती है जिसके कारण हम देखते हैं कि प्राइस में भी बढ़ोतरी देखने को मिलती है। तो मार्च में अभी हमने सीमेंट की कीमतों में एक बड़ी बढ़ोतरी देखी है, अप्रैल के महीने में भी बड़ी बढ़ोतरी देखने के पूरे आसार हैं। Amazon, पेटीएम, फ्लिपकार्ट और कई तरह के ऐप को टक्कर देने के लिए टाटा अब अपना ऐप लेकर आ रहा है जिसे टाटा सुपर ऐप कहा जा रहा है, जिसका नाम है टाटा न्यू। इसे टाटा कल लॉन्च करेगा। क्या होगा इस सुपर ऐप में और दूसरे ऐप से कैसे ये ऐप अलग होगा, खुशबू तिवारी हमारी संवाददाता की रिपोर्ट देखिए। फोन में स्पेस कम है और ऐप्स ज्यादा। एक फूड ऑर्डर करने के लिए, एक ग्रोसरी के लिए, एक फैशन शॉपिंग के लिए, कुछ ट्रैवल बुकिंग्स के लिए और तो और यूपीआई पेमेंट्स के लिए भी अलग से ऐप। इन सब को सिर्फ एक ऐप में समेटने आ रहा है ऐप्स का सुपर ऐप टाटा न्यू। कपड़ों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉपिंग हो या फिर पेमेंट्स, सभी सर्विसेज के लिए टाटा ग्रुप ने अपने नए सुपर ऐप नियो के लॉन्च की तारीख का ऐलान कर दिया है। 7 अप्रैल से टाटा न्यू ऐप एंड्रॉइड और iOS यूजर्स इस्तेमाल कर पाएंगे। इस लॉन्च से टाटा का सीधा मुकाबला होगा Amazon और जियो जैसे ब्रांड्स के साथ। टाटा न्यू ऐप से लोग ग्रोसरी की खरीदारी से लेकर ट्रैवल तक के प्लान्स बना पाएंगे।
टाटा न्यू ऐप पर कस्टमर्स को टाटा के ब्रांड से शॉपिंग पर ढेरों ऑफर्स मिलेंगे। ऐप पर ही बिग बास्केट, क्रोमा, टाटा क्लिक, वेस्ट साइड, एयर एशिया, विस्तारा जैसे ब्रांड्स के ऑफर्स की जानकारी भी मिलेगी। इन सब के साथ ही यूजर्स ऐप के जरिए टाटा के मेडटेक स्टार्टअप 1mg के जरिए हेल्थ टेस्ट बुक करवा सकेंगे। IHCL होटलों और टाटा ग्रुप के रेस्टोरेंट में बुकिंग भी कर सकेंगे। इसके साथ ही क्यूमिन से खाना भी ऑर्डर कर सकेंगे। ग्राहक चाहें ऑनलाइन शॉपिंग करें या फिर स्टोर्स पर जाकर इस सुपर ऐप के जरिए वो रिवॉर्ड पॉइंट्स जीत पाएंगे। इन रिवॉर्ड पॉइंट्स को न्यू कॉइन्स का नाम दिया गया है। एक न्यू कॉइन की वैल्यू 1 रुपए के बराबर होगी और उसे अगली शॉपिंग में रिडीम किया जा सकेगा। अब जमाना डिजिटल पेमेंट का है, तो शॉपिंग की पेमेंट भी डिजिटल ही होनी चाहिए। इसीलिए टाटा न्यू पर UPI पेमेंट्स के लिए टाटा पे की भी सर्विसेज होंगी, यानी कि दुकानों पर QR कोड स्कैन कर इस ऐप के जरिए आसानी से पेमेंट हो जाएगी। ग्राहक DTH, बिजली, पानी, गैस, ब्रॉडबैंड जैसे बिल का भुगतान और मोबाइल रिचार्ज भी इस पर आसानी से कर पाएंगे। UPI से पेमेंट और पैसे ट्रांसफर करने की सुविधा तो होगी ही, साथ ही EMI जैसे ऑप्शंस भी होंगे। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर टाटा ग्रुप के कर्मचारी इस सुपर ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि 7 अप्रैल को लॉन्च से पहले इसे पूरी तरह से टेस्ट कर लिया जाए। टाटा की सुपर ऐप के लॉन्च होने के बाद मार्केट में पहले से मौजूद दूसरी फिनटेक कंपनियों को तगड़ा कंपटीशन मिलने वाला है। टाटा के लिए उसका सुपर ऐप क्या मायने रखता है, इसका पता ऐसे चलता है कि टाटा डिजिटल ने इस सुपर ऐप के लिए टाटा ग्रुप से $500 मिलियन की फंडिंग का इस्तेमाल किया है। आगे बढ़ेंगे। M&M को PLI के तहत भले ही ACC बैटरीज बनाने का मौका ना मिला हो, लेकिन इसके बावजूद भी कंपनी ACC बैटरीज को लेकर अपनी योजनाओं के साथ आगे बढ़ेगी। M&M की इस खास योजना पर ET नाउ स्वदेश को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है। पूरी डिटेल्स सहयोगी उत्कर्ष चतुर्वेदी दे रहे हैं। देखिए, जो हमारे सोर्सेज हमें बता रहे हैं वो ये है कि M&M चाहे एडवांस कैपेसिटी सेल की PLI स्कीम मिले या ना मिले, वो आगे बढ़ेंगे और वो मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स मैन्युफैक्चरिंग में प्लांट लगाएंगे। और क्या कारण है उसका, और जो सूत्र हमें बताते हैं वो बताते हैं कि जो कॉस्ट इंसेंटिव मिल रहा है इंपोर्ट करने के जगह खुद की मैन्युफैक्चरिंग से, चाहे वो इंसेंटिव से थोड़ा 7-8% का ज़्यादा फ़ायदा होता हो, लेकिन उसके बावजूद भी एक फ़ायदे का सौदा है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि जिस हिसाब से देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल की गाड़ियाँ बढ़ रही हैं, जितने इंसेंटिव दिए गए वो काफ़ी नहीं होंगे पूरी इंडस्ट्री के लिए। और हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं कि M&M भी वेट कर रहा है कि इंसेंटिव स्कीम में उनका नाम आता है कि नहीं आता है, क्योंकि अभी 4 ही लोग सिलेक्ट हुए हैं। अभी बात ये चल रही है सूत्रों के हवाले से कि और 4 नाम सिलेक्ट हो सकते हैं। अगर वो नाम आ जाते हैं तो सीधा M&M को एडवांस केमिस्ट्री सेल में आगे मैन्युफैक्चरिंग करेगा ही, लेकिन अगर नहीं भी आता है नाम, तब भी कंपनी आगे जाके अपनी गाड़ियों में अपनी ही केमिस्ट्री सेल्स, अपनी ही बैटरीज के जो ACCs हैं वो लगाएगी। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने शिवसेना सांसद संजय राउत पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उनकी करोड़ों की संपत्ति अटैच कर ली है। प्रवर्तन निदेशालय के मुताबिक 1034 करोड़ के पात्रा चौल लैंड स्कैम में शिवसेना नेता संजय राउत से जुड़ी संपत्ति कुर्क की गई है। ये संपत्ति संजय राउत की पत्नी और राउत के करीबी प्रवीण राउत की है और ईडी ने अलीबाग के 8 प्लॉट और मुंबई के फ्लैट को अटैच किया है। प्रवर्तन निदेशालय की इस कार्रवाई के बाद संजय राउत ने एक ट्वीट कर लिखा है, असत्यमेव जयते। यूक्रेन में जारी भीषण जंग का आज 40वां दिन है। रूसी सेना का फोकस दोनबास के इलाके पर है। वहीं यूक्रेन ने रूसी सेनाओं पर बूचा शहर में नरसंहार करने का आरोप लगाया है। बूचा शहर से आ रही क्रूरता की तस्वीरों ने पूरी दुनिया को हिला दिया है। पहले सड़क पर पड़ी हुई यूक्रेनी लोगों की लाशों की तस्वीरें सामने आई थी और अब यहां से टॉर्चर चैम्बर मिलने की खबरें भी आ रही हैं। तबाही के बीच टाइम्स नाउ नवभारत संवाददाता दीपक बोपन्ना भी बूच यहां पर पहुंचे हैं और उन्होंने वहां से अपनी रिपोर्ट भेजी है। देखिए। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के बीच ऐसी तस्वीरें सामने आई है जिसे देखकर आप सिहर जाएंगे। जहां तक नजर दौड़ाएंगे लाशें ही लाशें नजर आएंगी। यूक्रेन के बूचा शहर की सड़कें पूरी तरह से खून से लाल हो चुकी हैं।
यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूसी सेना अपना कब्जा तो नहीं कर पाई, लेकिन राजधानी से लगभग 60 किलोमीटर दूर बूचा शहर से खौफनाक और भयंकर मंजर दिखाई दिया है। बूचा इलाके से 10 नहीं, 20 नहीं, 30 नहीं, एक साथ 410 शव मिले हैं। जब हम बूचा टाउन के अंदर आ रहे थे, हमने देखा कि आर्मर्ड व्हीकल्स जले हुए थे, घर ध्वस्त हुए थे और बहुत सारी आर्टिलरी फैली हुई थी। और अब हम जो आपको दृश्य दिखा रहे हैं वो ये वॉर की एक डार्क साइड की इंडिकेशन है। यहाँ पर एक चर्च के बाजू आप देख सकते हैं कि बहुत सारे डेड बॉडीज को एक मास ग्रेव में डंप किया गया है। सिर्फ एक तरफ नहीं, जिस तरफ निगाहें जा रही है हर तरफ बर्बादी के निशान दिख रहे हैं। बूचा में कई शव अभी भी सड़कों पर पड़े हुए हैं। चर्च में एक सामूहिक कब्र में सैकड़ों लोगों को दफनाया गया। इन तस्वीरों से साफ है कि बूचा में सैकड़ों की तादाद में आम नागरिक मारे गए। ये तस्वीरें गवाही दे रही है कि बूचा में इतनी लाशें लगातार मिल रही है कि उन्हें दफनाने के लिए 45 फुट लंबा गड्ढा खोदना पड़ा। कुछ लाशें तो ऐसी स्थिति में मिली जिसे देखकर अनुमान लगाया जा रहा है कि हैवानियत की सारी हदें पार की गई। आपके टीवी स्क्रीन पर यह तस्वीर ब्लर दिख रही होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि हम इन तस्वीरों को आपको सीधे तौर पर नहीं दिखा सकते। यूक्रेन का कहना है कि रूसी सेना ने बूचा से पीछे हटने से ठीक पहले इन हत्याओं को अंजाम दिया। इसके अलावा भी बर्बादी की बहुत कहानी। हम वो रास्ते पे खड़े हैं जहाँ पर डायरेक्टली बूचा की तरफ एंट्री होता है और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 360 डिग्री डैमेज हुआ है और सिविलियन प्रॉपर्टीज़ में भी। आप मेरे जो पीछे एक घर था वो देख सकते हैं कि बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है। सिर्फ घर नहीं, आप देख सकते हैं कि गाड़ियाँ जो खड़ी थी वो उस पर भी बहुत सारा डैमेज हुआ है। और वो कम्युनिटी हॉल जो देख रहे हैं, बहुत बड़ा सा बिल्डिंग, उसका जो टॉप फ्लोर है वो उड़ाया गया था। आप समझ सकते हैं कि कैसी आर्टिलरी और कैसी आर्मरी यूज़ की जा सकती है ऐसे बड़े बिल्डिंग को उड़ाने के लिए। और यहाँ पर देख सकते हैं कि चारों तरफ जो रेजिडेंशियल हाउसेस हैं उन पे भी फायरिंग हुई थी। रूस और यूक्रेन में पिछले 40 दिन से जंग जारी है और अब रूस ने यूक्रेन को घुटनों पर ला दिया है। अब तक हजारों लोग और हजारों सैनिक मारे जा चुके हैं, लेकिन रूस के आगे ना तो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की घुटने टेक रहे हैं और न ही पुतिन इस युद्ध को रोक रहे हैं।